नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पे बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि सच कहें तो पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं जुलाई 2012 के महा ब्लैकआउट की। इसे इतिहास का सबसे बड़ा पावर कट माना जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है जिसमें इलेक्ट्रोवायल चैनल का विश्लेषण भी शामिल है, वो बताती है कि कैसे 30 और 31 जुलाई 2012 को भारत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अचानक अंधेरे में डूब गया था। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ और उसके मायने क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो मंजर क्या था? 30 जुलाई की दोपहर, फिर 31 जुलाई की सुबह, जब नॉर्दर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड एक एक करके बैठ गए। और असर तो पूछिए मत। आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। करीब 62 करोड़ लोग। 62 करोड़। हाँ, 62 करोड़। सोचिए, उस वक्त भारत की आधी से ज्यादा आबादी बिना बिजली के। ये सिर्फ घरों की बत्ती गुल होना नहीं था, ये हमारे पूरे सिस्टम की, हमारी तैयारियों की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और कहना पड़ेगा कि उस वक्त हम उसमें फेल हो गए। इस स्केल का ब्लैकआउट दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 62 करोड़ लोग, ये आंकड़ा तो मतलब दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। ये सिर्फ घरों के अंधेरे की बात तो नहीं रही होगी फिर? कहाँ, बिल्कुल नहीं। जो जानकारी है उसके हिसाब से तो जिंदगी जैसे थमसी गई थी। जैसे दिल्ली मेट्रो, वो खड़ी हो गई। हजारों लोग जहां थे वहीं फंस गए, टनल्स में, स्टेशनों पर। और भारतीय रेलवे, सोचिए, इतना बड़ा नेटवर्क वो चरमरा गया। सैकड़ों ट्रेनें घंटों तक जहां की तहां खड़ी रहीं। उन लाखों लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाइए जो सफर कर रहे थे या स्टेशनों पर इंतजार में थे। और सड़कों का क्या हाल हुआ होगा? ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए होंगे, दफ्तरों में काम रुक गया होगा। हाँ, सड़कों पर भयानक जाम लग गया, ट्रैफिक सिग्नल बंद थे। अस्पतालों को इमरजेंसी में जनरेटर चलाने पड़े, लेकिन कई जगहों पर वो भी शायद नाकाफी थे। छोटे बड़े कारोबार, दुकानें, फैक्ट्रियां सब बंद। पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। कई इलाकों में पानी की सप्लाई तक ठप हो गई क्योंकि पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे। बिजली चाहिए होती ना उन्हें चलाने के लिए। तो ये सिर्फ असुविधा नहीं थी, ये तो अर्थव्यवस्था पर, लोगों की सुरक्षा पर सीधी चोट थी। और कुछ इलाकों में तो बिजली वापस आने में 24 घंटे से भी ज्यादा लग गए थे। ये तो वाकई एक भयावह तस्वीर है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतना आधुनिक दिखने वाला हमारा पावर ग्रिड, वो ऐसे कैसे पूरी तरह ढह गया? क्या ये बिल्कुल अचानक हुआ? दबाव बन रहा था जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहा था। सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो है ग्रिड का प्रबंधन, खास तौर पर लोड मैनेजमेंट। मतलब इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए जिस तरह की निगरानी और अनुशासन की जरूरत होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई। अनुशासन से मतलब क्या कुछ राज्य ज्यादा बिजली खींच रहे थे अपने कोटे से? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। स्रोत इसे अत्यधिक लोड निकासी या ओवरड्रॉ कहते हैं। उस समय गर्मी भी बहुत थी, तो बिजली की मांग वैसे ही ज्यादा थी और कई उत्तरी राज्य वो अपने तय कोटे से कहीं ज्यादा बिजली ग्रिड से खींच रहे थे, लगातार खींच रहे थे। अच्छा। तो जब सिस्टम के कई हिस्से एक साथ जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हैं ना, तो पूरा सिस्टम अस्थिर हो जाता है। इसे आप एक तरह की अनुशासनहीनता कह सकती हैं, जिसका खामियाजा फिर सबको भुगतना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिस्टम में कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, कोई सुरक्षा उपाय? जैसे घर में फ्यूज होता ना, ओवरलोड हुआ तो वो उड़ जाता है, घर बच जाता है। क्या ग्रिड में ऐसा कुछ नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल होते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल सुरक्षा प्रणालियां होती हैं ग्रिड में। उन्हीं में से एक है रिले कोऑर्डिनेशन। रिले कोऑर्डिनेशन? हाँ, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्रिड के बहुत ही स्मार्ट और तेज सर्किट ब्रेकर या फ्यूज जैसे होते हैं। इनका काम होता है कि जैसे ही ग्रिड के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ी दिखे, जैसे ओवरलोड हो जाए या कोई फॉल्ट हो जाए, तो ये तुरंत उस गड़बड़ वाले हिस्से को बाकी स्वस्थ सिस्टम से अलग कर दें, ताकि प्रॉब्लम फैले नहीं। हाँ, ताकि समस्या वहीं रुक जाए, फैले नहीं। तो फिर 2012 में ये रिले सिस्टम काम क्यों नहीं किए? अगर ये थे तो इन्होंने गड़बड़ी को अलग क्यों नहीं किया? यहीं पर समस्या और गहरी हो जाती है। जानकारी के अनुसार ये सिस्टम या तो ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किए गए थे, या शायद उस अभूतपूर्व दबाव को झेलने के लिए डिज़ाइन नहीं थे,
या फिर उनके रखरखाव में कोई कमी थी। ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो। हाँ। नतीजा ये हुआ कि जब शुरुआती गड़बड़ी हुई, शायद किसी एक ट्रांसमिशन लाइन पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ गया, तो रिले उसे समय पर और सही तरीके से आइसोलेट मतलब अलग नहीं कर पाया। अच्छा, तो मतलब गड़बड़ी हुई एक जगह लेकिन वो फैली पूरे नेटवर्क में, ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी को कैस्केडिंग फेलियर या श्रृंखलाबद्ध विफलता कहते हैं। स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। कैस्केडिंग फेलियर। हाँ, जब एक सिस्टम का एक हिस्सा ट्रिप हुआ मतलब बंद हुआ, तो उसका सारा लोड तुरंत बगल वाले हिस्सों पर चला गया। अब वो हिस्से पहले से ही राज्यों के ओवरड्रॉल की वजह से तनाव में थे, उन पर पहले ही ज्यादा लोड था। हाँ, वो तो थे ही। तो वो भी इस अचानक बढ़े हुए लोड को सह नहीं पाए और वो भी ट्रिप हो गए, बंद हो गए। फिर उनका लोड आगे शिफ्ट हुआ। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक गिरा तो पीछे पीछे सब गिरते चले गए। समझ गया। पहले नॉर्दर्न ग्रिड गया और अगले दिन जब उसे ठीक करने की कोशिशें चल ही रही थी, तब ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड भी बिल्कुल इसी तरह बैठ गए। ये तो सुनने में ही बड़ा डरावना और जटिल लग रहा है। और जैसा आपने कहा, इसमें सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, इंसानी फैसले जैसे राज्यों का ज्यादा बिजली खींचना, वो भी इसमें शामिल थे। हाँ, और यही ये घटना हमें बड़े सबक सिखाती है। ये सिर्फ तारों, ट्रांसफार्मरों और मशीनों की कहानी नहीं है। ये इंसानी फैसलों की, नियमों के पालन की और अलग-अलग इकाइयों के बीच तालमेल की भी कहानी है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि जो लोड डिस्पैच सेंटर है, जिनका काम ग्रिड पर नजर रखना और राज्यों को नियंत्रित करना होता है, वो शायद स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाने में या फिर समय पर सख्त कदम उठाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। एक और बात का जिक्र हुआ था, सिंक्रोनस ग्रिड। ये कि भारत का ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनस ग्रिड्स में से एक है। इसका क्या मतलब है? और क्या इसका भी इस फेलियर में कोई रोल था? हाँ, सिंक्रोनस ग्रिड, इसका मतलब है कि पूरा राष्ट्रीय ग्रिड, उस समय खैर उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी ग्रिड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते थे, लेकिन बड़े हिस्से आपस में जुड़े हुए थे और एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते थे। तो ये सब एक ही फ्रीक्वेंसी पर मतलब एक ही लय में चलते हैं। इसे नॉर्मली 50 हर्ट्ज पर बनाए रखना होता है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि बिजली देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजी जा सकती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक खतरा भी है, जैसा हमने 2012 में देखा। वो क्या? तो कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिंक्रोनस है, इसलिए एक हिस्से में हुई बड़ी गड़बड़ी या फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा गिरना जो ओवरलोड से होता है, वो बहुत तेजी से दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। अगर सिस्टम कमजोर हो या वो सुरक्षा उपाय जैसे रिले वो काम ना करें, तो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ नेटवर्क एक साथ ठप पड़ सकता है। तो 2012 की घटना ने इस सिंक्रोनस ग्रिड के प्रबंधन की चुनौतियों को एकदम सामने ला दिया। तो मतलब अगर मैं इसको समेटने की कोशिश करूं, ज्यादा बिजली खींचने से ग्रिड की फ्रीक्वेंसी गिरी, रिले सिस्टम जो थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए, और क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ था, सिंक्रोनस था, इसलिए अंधेरा फैलता चला गया। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पर हाँ। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी जिसमें ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। राज्यों का ओवरड्रॉ फ्रीक्वेंसी को खतरनाक स्तर तक नीचे ले आया। रिले और बाकी सेफ्टी सिस्टम्स इस गिरावट को रोक नहीं पाए या गड़बड़ी वाले हिस्सों को टाइम पर अलग नहीं कर पाए, और सिंक्रोनस नेचर की वजह से ये अस्थिरता तेजी से फैली, जिससे एक के बाद एक पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइनें बंद होती गईं, यानी कि कैस्केडिंग फेलियर। इस घटना ने यकीनन बहुत बड़े सवाल खड़े किए होंगे उस समय। क्या इसके बाद ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। हालांकि हमारे स्रोत सीधे तौर पर बाद के सभी सुधारों का पूरा ब्यौरा नहीं देते, लेकिन वो ये स्पष्ट करते हैं कि इस ब्लैकआउट ने एक वेकअप कॉल की तरह काम किया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद ग्रिड की निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग को बेहतर किया गया। फ्रीक्वेंसी को स्थिर बनाए रखने के नियमों को और सख्त किया गया। और वो जो राज्यों द्वारा ज्यादा बिजली खींचने की समस्या थी, उसका क्या हुआ? उस पर लगाम लगी? हाँ, उस पर भी लगाम कसी गई। जो अंतर्राज्यीय बिजली लेन देन के नियम थे, उन्हें सख्त बनाया गया, और अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। राज्यों के जो लोड डिस्पैच सेंटर हैं और जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है, उनके बीच बेहतर तालमेल पर काम हुआ, और साथ ही कुछ तकनीकी उपाय भी किए गए। जैसे ग्रिड को जरूरत पड़ने पर अलग अलग हिस्सों में बांटकर चलाना, जिसे आइलैंडिंग स्कीम्स कहते हैं। और एक और चीज है ऑटोमेटिक अंडर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग,
UAFLS। UFLS ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, UAFLS ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी मैकेनिज्म है। मतलब अगर सिस्टम देखता है कि ग्रिड की फ्रीक्वेंसी एक तय सीमा से ज्यादा नीचे गिरने लगी है, जो कि ओवरलोड का साफ संकेत है, तो ये सिस्टम अपने आप कुछ चुने हुए इलाकों की बिजली सप्लाई थोड़ी देर के लिए काट देता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली? हाँ, ऑटोमेटिकली, ताकि लोड कम हो जाए और बाकी ग्रिड गिरने से बच जाए। ये सुनने में कड़ा कदम लगता है और है भी, लेकिन पूरे ग्रिड को बचाने के लिए इसे जरूरी माना जाता है। 2012 के बाद इन सिस्टम्स को और प्रभावी बनाया गया, उनकी सेटिंग्स को और बेहतर किया गया। ये सब सुनकर लगता है कि इस आपदा से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखे गए। ऐसा नहीं कि बस घटना हुई और भूल गए। निश्चित रूप से इस घटना ने दिखाया कि हमारा आधुनिक समाज बिजली पर कितना ज्यादा निर्भर है और ग्रिड की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के पावर सिस्टम ऑपरेटर्स को अपनी योजनाओं और सुरक्षा उपायों की फिर से समीक्षा करने पर मजबूर किया। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतर फोरकास्टिंग, बिजली की मांग का सही अंदाजा लगाना और मजबूत साइबर सुरक्षा, इन जैसे पहलुओं पर भी ध्यान बढ़ा इसके बाद। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 2012 का भारत ब्लैकआउट सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तकनीकी विफलता थी, रिले का ठीक से काम न करना। ये प्रक्रियात्मक कमजोरी थी, राज्यों का ओवरड्रॉल, लोड मैनेजमेंट में कमी और शायद मानवीय चूक भी थी, समय पर सही फैसले ना ले पाना। इन सब का मिला जुला परिणाम था ये, और इसने 62 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और ये दिखाया कि हमारे इतने बड़े, इतने जटिल पावर नेटवर्क कितने संवेदनशील हो सकते हैं। जरा सी चूक और इतना बड़ा असर। और इसके मुख्य कारण, जैसा हमने बात की, ग्रिड अनुशासन की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा प्रणालियां और उन सब का मिलकर उस कैस्केडिंग फेलियर को जन्म देना जिसने ग्रिड को ठप कर दिया। सही कहा। और सबसे बड़ा सबक शायद यही था कि इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। मजबूत नियम चाहिए, उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय चाहिए और लगातार निगरानी और सुधार, ये सब बेहद जरूरी हैं। ये सिस्टम की जो भेद्यता है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसे कम करने के लिए आवश्यक है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। 2012 की घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया और यकीनन सुधार भी हुए हैं, जैसा आपने बताया। लेकिन आज जब हमारी ऊर्जा ज़रूरतें और बिजली पर हमारी निर्भरता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं, तो क्या हम वाकई पूरी तरह से भविष्य में इस पैमाने की किसी और घटना को रोकने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को, सिस्टम को चलाने वालों को भी और हम नागरिकों को भी सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।